तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MHD10 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्या की। ठीक है? आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है, ये पिछली बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, PYQ है। ठीक है? क नंबर में पूछा गया था कि मेहमानों ने भोजन किया, घरवालों ने भोजन किया, बाजे वाले भी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने ना पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हतक ज्ञान पर किसी को करुणा न आई थी। अकेली लाडली उनके लिए कूड़ रही थी। अब देखिए, पहले तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। तो और इस मतलब इतनी सारी कहानियां हैं, किस कहानी से पूछी गई है, इसलिए मैंने यहाँ पे सब कुछ मेंशन कर दिया है। ध्यान से आप लोग देखेंगे जब उस कहानी को निकाल कर, तो सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी। संदर्भ में हम लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक MHD10, जो कि प्रेमचंद की कहानियां पुस्तक का नाम है, उसमें संकलित यह गद्यांश प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित मार्मिक कहानी बूढ़ी काकी से लिया गया है। मतलब बूढ़ी काकी से कहानी जो है उसी से ये लिया गया है। यह कहानी प्रेमचंद की उन रचनाओं में से एक है जो भारतीय समाज में वृद्धों की उपेक्षा, पारिवारिक संबंधों में स्वार्थ और मानवीय करुणा के अभाव को उजागर करती है। बूढ़ी काकी प्रेमचंद की उन चुनिंदा कहानियों में से है जो मानवीय संवेदनाओं, विशेषकर बुढ़ापे की लाचारी और भूख के कष्ट का अत्यंत सूक्ष्म और हृदय स्पर्शी चित्रण करती है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में क्या लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश उस समय का है जब बुद्धिराम के बेटे मुखराम के तिलक समारोह का आयोजन होता है। घर में मेहमानों, रिश्तेदारों और बाजे वाले से लेकर सभी लोगों ने भोजन कर लिया है। मतलब प्रसंग यही है, मतलब किस प्रसंग में ये बात कही गई है, जो व्याख्या में पूछा गया है, ठीक है, उसी को बताना है। तो मतलब सभी लोगों ने भोजन कर लिया है, दावत का माहौल है, सभी लोग खा पी कर तृप्त हो चुके हैं। बूढ़ी काकी जो अपनी सारी संपत्ति बुद्धिराम के नाम कर चुकी है, उन्हीं के घर में रहती है। उन्हें इस उत्सव में भरपेट भोजन मिलने की उम्मीद है, लेकिन इसके बजाय उन्हें अपमान और घोर उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। मतलब जो विवाह का मतलब तिलक समारोह जो था, वो खत्म हो गया है। सभी को खाना दिया जा रहा है, लेकिन बूढ़ी काकी को खाना नहीं दिया जा रहा है। ठीक है? और परिवार का मुखिया जो है बुद्धिराम और उसकी पत्नी रूपा बूढ़ी काकी की भोजन के प्रति तीव्र लालसा को उनकी निर्लज्जता मानकर उन्हें दंडित करने का निश्चय कर चुके हैं। तो गद्यांश की जो बातें है, जिसमें मतलब जो गद्य में पूछा गया है हमारे व्याख्या के लिए कि मेहमानों ने भोजन किया, यह पंक्ति उत्सव के माहौल का पहला चरण प्रस्तुत करती है, जहां मेहमानों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। उनका भोजन करना दर्शाता है कि घर में सामान्य स्थिति हो चुकी है और आतिथ्य का मुख्य कार्य संपन्न हो गया है। घर वालों ने भोजन किया, इस लाइन का क्या मतलब निकल कर आता है, तो मेहमानों के बाद घर के सभी सदस्यों ने भी भोजन कर लिया है। यह दर्शाता है कि अब घर के आंतरिक लोगों ने भी अपनी भूख शांत कर ली है और अब खाने पीने का दौर लगभग समाप्त हो चुका है। तीसरा नंबर है बाजे वाले भी भोजन कर चुके। इस पंक्ति में बताया गया है कि यह पंक्ति इस बात पर अधिक बल देती है कि घर में मौजूद हर बाहरी व्यक्ति, यहाँ तक कि संगीतकार और सेवक भी भोजन कर चुके हैं। यह विवरण बूढ़ी काकी की उपेक्षा को अधिक स्पष्ट करता है, क्योंकि जब हर कोई खा चुका है तो कोई ना कोई तो छूट गया है। ठीक है? मतलब सारे व्यक्ति तो खा चुके हैं, ऊपर की बातों से पता चला। लेकिन जब यह जो विवरण है कि बाजे वाले भी भोजन कर चुके, तो यहाँ से समझ में आता है कि बाजे वाले भी भोजन कर चुके हैं, परंतु बूढ़ी काकी को ना किसी ने ना पूछा। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है कि इस पंक्ति में इस बात पर अधिक बल देती है कि घर में मौजूद बाहरी व्यक्ति, यहाँ तक कि संगीतकार, सेवक भी भोजन कर चुके हैं। यह विवरण बूढ़ी काकी की उपेक्षा को अधिक स्पष्ट करता है, क्योंकि जब हर कोई खा चुका है तो कोई ना कोई तो छूट गया है। मतलब यहाँ पे ये वाला लाइन नहीं होना चाहिए। ठीक है? मतलब हर कोई खा चुका है। अब जब बूढ़ी काकी ये बात सुन रही है तो उसको कैसा लग रहा है, तो नीचे वाला लाइन में बताया गया है कि परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने ना पूछा। तो देखिए, यह बात गद्यांश का केंद्रीय बिंदु है, परंतु शब्द एक तीखे विरोधाभास को स्थापित करता है, जो पिछले दिनों वाक्यों के ठीक विपरीत है। ठीक है? पिछला जितना भी हम लोगों ने वाक्य पढ़े हैं, जिनकी हम लोगों ने व्याख्या अभी देखा है, उन तीनों के विपरीत है ये वाला लाइन, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने ना पूछा। ये बिल्कुल विरोधाभास वाला लाइन समझ में आता है यहाँ पर। यह पंक्ति बूढ़ी काकी की पूर्ण उपेक्षा को दर्शाती है। उन्हें सिर्फ भोजन नहीं मिला, बल्कि उन्हें किसी ने याद भी नहीं किया।
उनको किसी ने याद तक नहीं किया, न बुलाया, न उनकी सुध ली। यह मानवीय संवेदनाओं के अभाव और पारिवारिक रिश्तों में आए बिखराव को दर्शाता है। 5वां नंबर में आता है कि जो व्याख्या का लाइन में पूछा गया है उसको यहाँ पे पॉइंट आउट कर दिया गया है। 5वें नंबर के पॉइंट में यहाँ पे मतलब जो लाइन है उसमें पूछा गया है कि बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनके निर्लज्जता के लिए दंड करने का निश्चय कर चुके हैं। अब मतलब बूढ़ी काकी जब खाना माँगती है तो उनको बोलते हैं कि मतलब तुमको लज्जा नहीं आती खाना माँगते वक़्त। ये सारी बातें मतलब निर्लज्जता मतलब निर्लज हो चुकी हैं बूढ़ी काकी, वो बातें यहाँ पे सामने उभर कर आती है। तो यह पंक्ति बुद्धिराम और रूपा की संवेदनहीनता और क्रूरता को उजागर करती है। यह निर्लज्जता शब्द का प्रयोग व्यंग्यात्मक है, क्योंकि बूढ़ी काकी की भूख वो निर्लज्जता मान रहे हैं, जबकि यह उनकी उम्र, कमजोरी और लाचारी का परिणाम है। अगर बूढ़ी काकी बूढ़ी नहीं होती तो वो जाकर खुद लेकर भी खा सकती थी, इसलिए ये उनकी कमजोरी और लाचारी का परिणाम है। वो अपनी संपत्ति हड़पने के बाद काकी की मानवीय अ, आव आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं करना चाहते हैं। मतलब बूढ़ी काकी की सारी संपत्ति को ले चुके हैं। लेने के बाद भी उनकी जो मानवीय आवश्यकता है, जो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं, भूख जैसी चीज़ों को वो लोग नहीं मिटाना चाहते हैं, ठीक है? और वे अपनी अ, और उनकी स्वाभाविक भूख को दंडनीय अपराध मानते हैं। उनका यह निश्चय उनकी स्वार्थपरता और मानवीय मूल्यों के पतन को दर्शाता है। छठा नंबर बिंदु निकल कर आता है कि उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हतज्ञान पर किसी को करुणा न आई थी। देखिए, यह पंक्ति बूढ़ी काकी की दयनीय स्थिति को और गहराई से चित्रित करती है। बुढ़ापा उनकी यह पंक्ति बूढ़ी काकी की दयनीय स्थिति को बुढ़ापा उनकी जो शारीरिक अक्षमता और निर्भरता को दर्शाता है। बुढ़ापा अपने आप ही आता है और सबका आता है, ठीक है? तो क्या दिखाता है? ये उनकी निर्भरता और अक्षमता को दिखाता है। शारीरिक तरीके से अक्षम है, इसलिए वो खाना माँग रही हैं। दीनता जो है, दुखी वाला जो दिन है, उनकी संपत्तिहीनता और असहाय स्थिति को दिखा रहा है। हताज्ञान जो है, उनकी भूख के कारण हुई मानसिक भ्रम की स्थिति को दिखा रहा है। तो इन तीनों ही स्थितियों में परिवार के सदस्यों में से किसी को भी उन पर दया नहीं आती। यह मानवीय संवेदनाओं के क्षरण और रिश्तों में आए खालीपन को उजागर करता है। मतलब इनसे ये साफ चीज़ें समझ में आ रहा है कि जो समाज में जो बड़े-बुजुर्ग लोगों की जो इज़्ज़त हुआ करती थी, वो इस कहानी में बिल्कुल भी कहीं पे भी दिखाई नहीं गई है। 7वां नंबर बिंदु निकल कर आता है, अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। अब ये देखिए, ये जो पॉइंट है, व्याख्या में ये क्या है कि यह बाइक निराशा के इस अंधकारमय माहौल में आशा की एक छोटी-सी किरण है। मतलब जो लाडली लड़की है, वो क्या कर रही है? कौन लड़की है? हो सकता है उनके बेटे की ही कोई एक लड़की हो, जो क्या कर रही है? अकेली लाडली बुद्धिराम की बेटी थी। हाँ, ये मैंने कहा ना अभी-अभी, वो उनकी बुद्धिराम जो बेटा था उसी की बेटी थी। एकमात्र ऐसी व्यक्ति है वो लड़की जिसे बूढ़ी काकी की पीड़ा महसूस होती है। वो बूढ़ी काकी के लिए बहुत कुछ कर रही है। उसका कूदना यानी अंदर ही अंदर दुखी होना और दर्द महसूस करना। उस लड़की ने जब ये सारी चीज़ें देखा तो उसको दर्द महसूस हुआ दादी के प्रति, और ये सारी चीज़ें दिखाता है कि उसमें अभी भी मानवीय संवेदनशीलता और निस्वार्थ प्रेम बाकी है, जो बड़ों में लुप्त हो चुका है। यह छोटी बच्ची ही आगे चलकर बूढ़ी काकी को भोजन दिलाने में मदद करती है, जिससे कहानी में एक नैतिक और भावनात्मक मोड़ आता है, ठीक है? लाडली का यह व्यवहार प्रेमचंद के इस विश्वास को भी दर्शाता है कि बाल मन में स्वाभाविक करुणा होती है। मतलब प्रेमचंद ने अंत में ये दिखा दिया है कि बाल मन में मतलब बच्चों के मन में जो करुणा है वो स्वाभाविक ही उतर कर आती है और सामने दिखती है, ठीक है? तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये व्याख्या पसंद आई होगी। बहुत सारे मतलब बच्चों ने कहा था कि अ, सर इसके ऊपर वीडियो बनाइए, बहुत सारा MHD10 का मतलब क्वेश्चन आंसर कराइए, ठीक है? तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग ये कह सकते हैं यहाँ पर कि प्रस्तुत गद्यांश जो है प्रेमचंद की मार्मिक कहानी बूढ़ी काकी का एक अत्यंत हृदय विदारक अंश है। यह न केवल बूढ़ी काकी की शारीरिक और मानसिक पीड़ा को दर्शाता है, बल्कि तत्कालीन समाज में वृद्धों के प्रति व्याप्त संवेदनहीनता और स्वार्थपरता को भी उजागर करता है। बुद्धिराम और रूपा का व्यवहार यह स्पष्ट करता है कि कैसे धन संपत्ति के लालच में मानवीय मूल्य और पारिवारिक रिश्ते जो होते हैं गौण हो जाते हैं। उन्हें काकी की दीनता, बुढ़ापे या उनकी संपत्ति का कोई मोल नहीं दिखता, बल्कि उनकी भूख को निर्लज्जता कहकर दंडित किया जाता है। हालांकि इस निराशा के बीच लाडली का चरित्र एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आता है। उसका बूढ़ी काकी के प्रति कुढ़ना यह दर्शाता है कि मासूमियत में अभी भी मानवीय करुणा और प्रेम जीवित है, जो वयस्कों के स्वार्थी संसार में धूमिल हो चुका है। यह गद्यांश प्रेमचंद की यथार्थवादी चित्रण शक्ति और सामाजिक बुराइयों पर उनके तीखे प्रहार का सशक्त उदाहरण है, जो पाठक को समाज में वृद्धों की स्थिति और मानवीय संवेदनाओं के महत्व पर विचार करने के लिए बेबस करता है। यह अंश प्रेमचंद के लेखन की उस विशेषता को भी दर्शाता है
दर्शाता है, जहाँ वे मानवीय संबंधों की जटिलताओं और नैतिक मूल्यों के ह्रास को बखूबी दर्शाते हैं। तो दोस्तों, मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।